नमस्कार साथियों। हम लोग मगध के उत्कर्ष की कहानी पढ़ चुके हैं। हमने जाना कि किस प्रकार मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। उसके पीछे आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक कारण उत्तरदायी थे। आपने जाना कि मगध के उत्कर्ष के लिए मगध के राजधानियों की भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मगध की आरंभिक राजधानी, जिसको गिरिब्रज या आप राजगृह कहते हैं, वो पहाड़ी दुर्ग था। वहीं पर उत्तरवर्ती राजधानी जो पाटलिपुत्र स्थापित की गई, वो जल दुर्ग था। इसके साथ ही साथ आपने जाना कि मगध भाग्यशाली था कि उसको योग्य शासक प्राप्त हुए। मगध के शासक काफी योग्य थे। अभी हम लोग इनके बारे में जानेंगे कि मगध के जो शुरुआती राजवंश थे, एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि मगध साम्राज्य की स्थापना जरासंध के द्वारा की गई। महाभारत में इसका वर्णन है कि जरासंध की हत्या किसने की, तो भीम ने की। ठीक है, तो पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध ने की थी, जबकि ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार देखें तो मगध के शुरुआती 3 राजवंश में सबसे पहला हरियंक वंश था। ठीक है, इसके शासक जो थे वो बिंबिसार थे। इन्होंने 544 बीसी में मगध साम्राज्य की स्थापना की और उसके बाद इस वंश को हम लोग जानेंगे कि पितृहंता वंश के रूप में जानते हैं। हरियंक वंश के जो शासक हुए उसमें बिंबिसार, और बिंबिसार के बाद उनका उत्तराधिकारी अजातशत्रु। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयभद्र या उदयन था। और उसके बाद उनके 3 पुत्र हुए। उनमें अंतिम शासक जो था वो नागदशक था, जिसकी हत्या शिशुनाग वंश के शिशुनाग ने की और शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश उसके बाद अस्तित्व में आया। इस वंश के 2 शासक हुए, एक शिशुनाग और दूसरे जो शासक हुए वो काला अशोक, जिनको काकवर्ण कहते हैं। शिशुनाग वंश के अस्तित्व खत्म होने के बाद नंद वंश की स्थापना हुई। नंद वंश के बारे में कहा जाता है, सामान्यतः मान्यता यह है कि महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। कुछ पुस्तकों में यह वर्णन है कि महानंदिन थे, उनकी एक दासी के पुत्र, महानंदिन इस नंद वंश के संस्थापक थे। उनकी एक दासी थी, उनका पुत्र महापद्म नंद था और उसने आगे नंद वंश पर अधिकार स्थापित किया, तो उनको महापद्म नंद को नंद वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ये सबसे पहला गैर क्षत्रिय वंश था। तो हम लोग एक क्रम में जानेंगे। हमें यह जानना है कि किस प्रकार मगध जो अन्य 16 महाजनपदों में सबसे विकसित हुआ। विकसित होने के पीछे इसके कारण क्या कारण थे, तो उसमें हमने राजधानी की भौगोलिक स्थिति जानी। आर्थिक स्थिति में यह गंगा और सोन की घाटी में अवस्थित था। यहाँ की भूमि काफी अधिक उपजाऊ थी। चावल की खेती हुई, कृषि का अधिशेष उत्पादन हुआ। द्वितीय नगरीकरण को इससे प्रोत्साहन मिला। शासकों की बात करें तो योग्य शासक थे। इन राजवंशों के जो शासक थे वो काफी योग्य थे। योग्य शासकों का प्रभाव रहा इसमें। यहाँ का जो समाज था वो काफी प्रगतिशील था। प्रगतिशील समाज के कारण, प्रगतिशील समाज क्यों, तो आप जानिएगा कि ये जो महाजनपद काल है, यह मगध के उत्कर्ष का काल है, यानी 600 से 400 ईसा पूर्व का जो काल है, ये द्वितीय नगरीकरण और बौद्ध और जैन धर्म का भी काल है। इस दौरान इन संप्रदायों के प्रभाव से, इन श्रमण संप्रदायों के प्रभाव से समाज में प्रगतिशीलता आई। समाज जो है पुरोहित वर्गों के अस्तित्व में थोड़ी कमी आई। ठीक है, तो इस प्रकार ये समाज प्रगतिशील था। इन कारणों ने मगध के विकास में योगदान दिया। अब मगध अखिल भारतीय साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ, तो इनमें मगध शासकों ने
16 महाजनपद जो थे उनके अन्य शासकों से, अन्य महाजनपदों से संघर्ष किया। इन संघर्ष की कहानी और इन राजवंशों की कहानी अभी हमें पढ़नी है। तो आप जानिए कि जो मगध था, इसके संस्थापक के बारे में अगर बात करें तो जरासंध, रामायण में वर्णित, महाभारत में वर्णित जरासंध की कथा से यह ज्ञात होता कि मगध का सबसे पहला शासक जो था वो जरासंध था। भीम ने इसकी हत्या की थी। ठीक है, भीम ने इसकी हत्या की और इसके बाद इसके उत्तराधिकारी शासक हुए। उन उत्तराधिकारी शासक में भट्टिया नामक एक शासक हुआ, उसकी हत्या कर अंत में बिंबिसार ने हर्यंक वंश की स्थापना की। हर्यंक वंश मगध पर स्थापित होने वाला सबसे पहला जो राजवंश था उसको हर्यंक राजवंश या हर्यंक वंश आप कहते हैं। इसके जो शासक हुए उनमें एक शासक हैं बिंबिसार। अभी हम लोग जान चुके हैं। एक शासक हुए अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु। इसके बाद जो अगले शासक हुए ये थे उदयभद्र या इसी को आप उदयन कहते हैं। इसके 3 पुत्र हुए, उनमें सबसे अंत में नागदशक शासक बने। ठीक है, इसकी हत्या किसने की? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने उसकी हत्या कर शिशुनाग वंश की नींव डाली। तो अगला जो राजवंश हो गया हर्यक राजवंश के बाद ये था शिशुनाग राजवंश। ठीक है, शिशुनाग राजवंश। इसके 2 शासक हुए, ध्यान रखिएगा। एक जो शासक थे इनका नाम तो शिशुनाग ही था, शिशुनाग। ठीक है, और एक जो शासक हुए वो काला अशोक। ठीक है, काला अशोक, जिनको काक वर्ण कहते हैं, ये हुए। ठीक, अब इसके बाद ये काला अशोक के बाद एक साम्राज्य स्थापित हुआ, उसका नाम कहा गया नंद राजवंश। ठीक है, ये सबसे पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। इसके जो शासक थे वो पहले शासक थे महापदम नंद। उनको सर्व क्षत्रिय अंतक कहते हैं। सर्व क्षत्रिय अंतक कहने का ये तात्पर्य था कि ये क्षत्रियों का नाश करना चाहते थे, ये क्षत्रियों को नष्ट करने वाले थे। तो सर्व क्षत्रिय अंतक कहते हैं। ठीक है, एकराट की भी उपाधि इनको मिली। सबसे पहले ये एकराट की उपाधि धारण करने वाले शासक माने जाते थे। तो एक पहला हो गया महापदम नंद और दूसरे जो शासक हुए इनका नाम था धनानंद। ये धनानंद जो थे वो अलोकप्रिय शासक थे। इनके समय में कर व्यवस्था काफी अधिक थी। इनके दरबार के एक विद्वान पंडित थे विष्णुगुप्त, जिनको आप कौटिल्य कहते हैं। इसका इन्होंने अपमान किया और इसी अपमान का बदला लेने के लिए वो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, आप जानेंगे कि इस समय उत्तर पश्चिम भारत से विदेशी आक्रमण हो रहा था। इसके बाद हम लोग 2 प्रकार के आक्रमण, भारत पर जो विदेशी आक्रमण है इसमें ईरानी और यूनानी आक्रमण के बारे में जानते हैं। ईरानी आक्रमण जो डेरियस प्रथम और यूनानी आक्रमण जो सिकंदर के बारे में, सिकंदर का आक्रमण कहते हैं। इसी समय काल में जब भारत में धनानंद का शासन काल था उसी समय सिकंदर ने आक्रमण किया। आप जानिएगा खैबर दर्रे से सिकंदर भारत में आया। शुरुआती शासक अम्भी ने उसकी मदद की, उससे वो आगे बढ़ गया, झेलम नदी की ओर बढ़ गया। झेलम से चिनाब के क्षेत्र में पोरस का शासन काल था, पोरस का राज्य क्षेत्र था। पोरस ने वीरता से सिकंदर से लड़ाई की
परंतु पोरस पराजित हो गया और आगे सिकंदर प्रसार करता रहा। लेकिन आगे चलकर सिकंदर की सेना को इस शासक के बारे में पता चला और फिर सिकंदर की सेना ने युद्ध में भाग लेने से, युद्ध कार्य को आगे जारी रखने से मना कर दिया। अंततः सिकंदर जो था वो वापस चला गया। उसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जानिए कि जिस समय भारत में घनानंद का शासनकाल था, उसी समय सिकंदर ने आक्रमण किया था और सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप जो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति थी, उसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से महान नंद साम्राज्य का पतन कर दिया, नंद वंश का अंत कर दिया और भारत पर एक अखिल भारतीय साम्राज्य, जिसको आप कहते हैं मौर्य वंश, उसकी स्थापना की थी। तो इसके बारे में हम लोग को जानना। तो सबसे पहला बात आपने जाना कि जो मगध पर स्थापित होने वाला सबसे पहला राजवंश, सबसे पहला जो शासक था वो जरासंध। इसके बाद इसमें हमको हर्यंक वंश के बारे में जानना। हर्यंक वंश, ठीक है। हर्यंक वंश के जो सबसे पहले शासक हुए, इनका नाम है बिंबिसार। बिंबिसार, इनका जो शासन काल है वो 544 बीसी से इन्होंने 492 बीसी के बीच शासन किया। इनको कुछ उपाधि दी गई। ये उपाधि थी सैनिया। सैनिया, आप जान चुके हैं कि सबसे पहला अस्थाई सेना रखने का कार्य, सबसे पहले अस्थाई सेना रखने का कार्य बिंबिसार के द्वारा ही किया गया। सबसे पहले इन्होंने अस्थाई सेना रखा। बिंबिसार ने ही सबसे पहले अस्थाई सेना रखा। यही कारण है कि इसको सैनिया की उपाधि दी गई थी, ठीक है। एक ग्रंथ है जो श्रीलंकन बौद्ध ग्रंथ है, इसका नाम है दीपवंश। दीपवंश श्रीलंकन बौद्ध ग्रंथ। दीपवंश व महावंश, दीपवंश और महावंश के अनुसार यह कहा गया कि ये 15 वर्ष के उम्र में शासक बना। दीपवंश और महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष के उम्र में शासक बन गया। 15 वर्ष के उम्र में इसने शासन का कमान संभाला, उम्र में शासक बना। दीपवंश और महावंश के अनुसार यह 15 वर्ष के उम्र में शासक बना और लगभग 52 वर्ष में राजगृह में इसकी मृत्यु हुई। और जब ये 52 वर्ष का था और 52वें वर्ष में राजगृह में इसकी मृत्यु हुई। ध्यान रखिएगा, राजगृह में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये पहला बात हो गया। ये बुद्ध के समकालीन भी थे। बुद्ध का भी समय काल यही था, बुद्ध के समकालीन। आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बुद्ध के समकालीन शासक मगध के शासक कौन से थे? तो उनमें बिंबिसार भी मगध के ऐसे शासक थे जो बुद्ध के समकालीन। इसके समय में गांधार या तक्षशिला के एक शासक थे पुकुसुति। पुकुसुति जो था वो गांधार के या तक्षशिला के शासक का राजदूत। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पुकुसुति आया था। इसी के शासन काल में तक्षशिला के शासक का राजदूत पुकुसुति आया था। अब बिंबिसार जो अस्थाई सेना रखा था, इसने अपने साम्राज्य की वृद्धि की। इन्होंने अंग प्रदेश के शासक, अंग जानते हैं इसकी राजधानी चंपा, महाभारत में भी इसका वर्णन है।
कर्ण को अंग प्रदेश का राजा कहा गया था। अंग राजधानी कहाँ थी? चंपा। वर्तमान का भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र अंग प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। अंग के शासक थे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त ब्रह्मदत्त इनको ब्रह्मदत्त को पराजित किया। ठीक है, ब्रह्मदत्त को इन्होंने पराजित किया था। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया। राज्य विस्तार का एक क्रम, एक और तरीका इनका था वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध के माध्यम से भी इन्होंने राज्य विस्तार का कार्य किया। इन्होंने 3 विवाह किए। इनमें सबसे पहले हम कहें तो लिच्छवी जो था, लिच्छवी की राजकुमारी, लिच्छवी के राजा जो थे चेटक, लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया। पुत्री, इनका 3 वैवाहिक संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से शादी की। दूसरा जो था वो कौशल देवी, दूसरी शादी इनकी कौशल प्रदेश जो था, कौशल प्रदेश, उनकी कन्या, कौशल के राजा की पुत्री और प्रसेनजित की ये बहन थी। प्रसेनजित की बहन और कौशल के राजा की पुत्री कौशल देवी से राजा शादी की। और तीसरी शादी इन्होंने मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से की थी। मद्रकुल की बात करें, पंजाब के ये मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा मद्रकुल की राजकुमारी थी। इनसे इन्होंने विवाह किया और इस वैवाहिक संबंध से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वैवाहिक संबंध के द्वारा भी बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार किया। उसमें लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से इन्होंने विवाह की, चेटक की पुत्री थी। कौशल देवी, कौशल के जो राजा की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। क्षेमा जो मद्रकुल की राजकुमारी थी, इससे इन्होंने शादी किया। इनसे इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और एक और तथ्य आपको इनके बारे में ध्यान रखना, इनके राज्य वैद्य थे जिनका नाम था जीवक जो राज्य वैद्य थे, इनको इन्होंने कौशल प्रदेश था, इसके शासक जो थे चंद्रप्रदोत, इनको पीलिया रोग हो गया था। इनकी चिकित्सा के लिए, इनके उपचार के लिए इन्होंने जीवक को भेजा था। जीवक को चंद्रप्रदोत जो शासक थे, उनकी चिकित्सा के लिए इन्होंने भेजा था। ये मगध के राजवैद्य थे। तो ये बिंबिसार से संबंधित जानकारी है जो आपको ध्यान रखनी है। बिंबिसार की हत्या इसके ही पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसी के समय काल में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बुद्ध के अवशेषों को लाकर इसने राजगृह में एक स्तूप का निर्माण कराया। साथ ही साथ इसी के शासन काल के दौरान राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कहाँ पर? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? राजगृह में। राजगृह में कहाँ? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह में आयोजित की। साथ ही साथ इन्होंने बुद्ध के अवशेष को लाकर राजगृह में एक स्तूप का भी निर्माण कराया।
इसका एक अन्य नाम पुनिक भी है। अजातशत्रु को हम लोग पुनिक नाम से भी जानते हैं। पितृहंता तो कहते हैं। ये राजकुमारी चेलना, बिंबिसार और राजकुमारी चेलना का पुत्र था। ये बिंबिसार और राजकुमारी चेलना का ये पुत्र था, चेलना का पुत्र। ध्यान रखिएगा, पुनिक नाम से जाना जाता है। इसके शासन काल की बात करें तो ये 492 बीसी से लगभग 460 बीसी तक मगध पर इसने शासन किया। ये गौतम बुद्ध के तो समकालीन थे ही, क्योंकि इसी के समय में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो गौतम बुद्ध के समकालीन, गौतम बुद्ध के ये समकालीन थे। ये कुछ जानकारियां। इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और बौद्ध धर्म को पर्याप्त संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था इन्होंने, बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और चूंकि शासक ही बौद्ध धर्म के अनुयायी हों तो इनके समय में बौद्ध धर्म का काफी प्रसार है। इसकी हत्या इसके पुत्र उदयभद्र यानी उदयन ने कर दी। उदयन ने इसकी हत्या कर मगध की सत्ता पर अपना अस्तित्व स्थापित किया। इसकी के बाद उदयन, या इसको हम लोग उदयभद्र कहते हैं, या मगध का शासक बना। इसने गंगा और सोन के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर में पाटलिपुत्र नामक स्थान स्थापित किया और यहाँ पर एक दुर्ग बनाया, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र में दुर्ग का निर्माण किया, किले का निर्माण किया। ठीक है, पाटलिपुत्र में दुर्ग का इन्होंने का निर्माण कराया। उदयन ने पाटलिपुत्र में दुर्ग का निर्माण कराया, ऐसा आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अतिरिक्त अवंती के राजा थे। पलक के कहने पर इसकी हत्या कर दी गई, इसके द्वारा, शिशुनाग के द्वारा। अवंती के राजा पलक के कहने पर हत्या कर दी गई। ठीक है, अब इसके 3 उत्तराधिकारी हुए। उन उत्तराधिकारी में ये जो 3 उत्तराधिकारी थे उनमें एक था अनिरुद्ध, एक का नाम था आपका मांडू। अनिरुद्ध थे, इसके बाद मांडू और एक थे नागदशक। अब नागदशक की हत्या कर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। नागदशक की हत्या कर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। अभी हम लोग जान चुके थे कि इसके बाद जो अगला वंश आया वो आया आपका शिशुनाग राजवंश। ठीक है, शिशुनाग राजवंश आपको पता ही है कि इसके संस्थापक कौन थे, शिशुनाग। इसका जो समय अवधि है वो 394 बीसी से लेके 344 बीसी का समय काल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्रम को ध्यान रखने के लिए हम इसको ध्यान रखते हैं। तो शिशुनाग राजवंश की स्थापना हुई। अब इसके संस्थापक कौन थे, शिशुनाग। इसमें 2 ही शासक थे, एक थे शिशुनाग, ठीक है, और दूसरे जो शासक हुए उनका नाम क्या था, काला अशोक, जिनको आप काकवर्ण कहते हैं। ये अशोक नहीं है, ये काला अशोक है, इनको हम लोग काकवर्ण भी कहते हैं। शिशुनाग की अगर हम बात करें तो इन्होंने नागदशक की हत्या की। ये शासक बनने के पहले काशी के प्रांतपति थे। ये क्या थे, काशी के प्रांतपति थे, काशी के प्रांतपति थे ये। उसके बाद ये इन्होंने जब नागदशक की हत्या कर दी तो ये मगध पर इन्होंने अपना शासन
प्रारंभ किया। इन्होंने राजधानी को गिरिब्रज से राजधानी का इन्होंने परिवर्तन किया। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि पाटलिपुत्रा दुर्ग की स्थापना उदयन ने की और राजधानी को गिरिब्रज या राजगीर से गिरिब्रज से ये वैशाली ले गए। शिशुनाग राजधानी को राजगृह या गिरिब्रज से कहाँ ले गए? वैशाली ले गए। इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया। ठीक है। इसके बाद राजमहल में विद्रोह हुआ और उसी विद्रोह में शिशुनाग की हत्या हो गई। काला अशोक शासक बना। इसके समय काल में इसने तो सबसे पहला ये काम किया कि राजधानी इसके द्वारा पुनः परिवर्तित की गई। इसने राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र भी लाया। वैशाली से राजधानी अब कहाँ आ गई? पाटलिपुत्र। ध्यान रखिएगा, वैशाली से राजधानी आ गई पाटलिपुत्र काला अशोक के समय में। और इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संधि थी। आपको पता है कि सर्वाकामी अध्यक्ष थे। इसी के समय काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। काला अशोक के समय में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अब इसके बाद नंद वंश की स्थापना हुई। यह सबसे पहला गैर क्षत्रिय वंश था। गैर क्षत्रिय वंश, इसको आप कह दीजिए नंद राजवंश। इसके सबसे पहले ऐतिहासिक शासक कौन हो गए? महापद्म नंद। इनको भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहते हैं। महापद्म नंद को भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट आप कह दीजिए। ऐतिहासिक सम्राट कहते हैं। महापद्म नंद को भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जा सकता है। ऐसा पूछा गया है कई बार। भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट। इसने 38 वर्ष तक शासन किया। 38 ईयर तक इन्होंने शासन किया। 38 वर्ष इन्होंने शासन किया। ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने 38 वर्ष तक शासन किया। इन्होंने कुछ उपाधि धारण की। इसमें एक उपाधि हमने कहा कि ये सर्व क्षत्रिय अंतक, यानी धरती से इन्होंने क्षत्रियों का, आपको बताया गया था पहला गैर क्षत्रिय राजवंश है, तो ये धरती से क्षत्रियों का नष्ट करने का संकल्प लिया, सर्व क्षत्रिय अंतक। और इसके साथ ही साथ इन्होंने एक राट की उपाधि भी धारण की थी। सर्व क्षत्रिय अंतक और एक राट की उपाधि धारण की। इसके बाद जो अगले शासक हुए, इनका नाम था धनानंद। ये अलोकप्रिय शासक थे। इन्होंने कर बहुत अधिक लगा रखा था। इन्हीं के शासन काल के दौरान उत्तर पश्चिम भारत से खैबर दर्रे होते हुए सिकंदर का आक्रमण हुआ। इनके मतलब धनानंद के दरबार में एक पुरोहित थे जिनका नाम था विष्णुगुप्त, जिनको कौटिल्य कहते हैं। इनका इन्होंने अपमान कर दिया था। वो इनके दरबार से बाहर चले गए और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित कर धनानंद पर आक्रमण किया और नंद वंश का अंत हो गया। एक जानकारी भी इससे रिलेटेड और भी है कि इन समय धनानंद की जो सेना थी वो काफी विशाल थी। इसमें 2 लाख पैदल सैनिक थे। 2 लाख पैदल, ऐसा कुछ जानकारी दिया गया है कि 2 लाख पैदल सैनिक थे। 20,000 घुड़सवार थे। 20,000 घुड़सवार। 3,000 हाथियां थी इनकी सेना में और लगभग 200 रथ थे। यह विवरण जब सिकंदर के सेना में शामिल व्यक्तियों को, सिकंदर की जो सेना थी उनको प्राप्त हुआ
तो वो आगे आक्रमण करने से का उत्साह नहीं एकत्रित कर पाए और वहां से सिकंदर वापस लौट गए। वापस लौटने के दौरान उन्होंने कुछ जो उनके द्वारा विजित राज्य थे, जैसे पोरस हो गया, अम्भी हो गया, उनको उनका राज्य वापस कर दिया और वो खुद वापस लौट गए थे। तो ये मगध के राजवंश के बारे में हो गया। इसके बाद हमें जानना है कि भारत पर होने वाले ईरानी और यूनानी आक्रमण के बारे में, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।